All right. Our next chapter is Unit 4.6, that is Economic Growth. अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, ये आपको जरूरी है समझना। तो पहले मैं जरा आपको एक्सप्लेन कर दूं ये कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्या है। आपको वैसे आइडिया है? नहीं? नहीं सर। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है ना, ये एक मिनट बस मैं ये काम नहीं कर रहा मेरा पेन। अच्छा, ये आ रहा है। एनीवे, अच्छा ये हाइलाइटर आ गया, वो पेन नहीं आ रहा था। अच्छा जी, अब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना, ये होती है जी इंक्रीज इन रियल आउटपुट। अब यहाँ मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया रियल का। रियल का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया है, ये समझना आपको जरूरी है। और वो क्या वजह है, मैं लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट से देयर इज अ टाइनी कंट्री which produces only 2 cars. The cost of the price आप कह लो, the market value of one car is 10 lakh, 10 lakh, right? और अगर 2 गाड़ियां हैं तो of course the value will be 20 lakh. ओके, अच्छा अब लेट से ये एक कंट्री है, वो 2 ही गाड़ियां बनाता है, तो ये उस कंट्री की आउटपुट है, या इसको हम जीडीपी बोल सकते हैं, राइट? अच्छा, ये है, दिस इज ईयर 1। ईयर 2 में क्या होता है कि गाड़ियां जो है वो 2 ही बन रही हैं, बट द प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड। वहां पे इन्फ्लेशन है, कीमतें बढ़ रही हैं, जो भी रीजन है। नाउ द प्राइस ऑफ ईच कार इज 20 लाख। तो अब वो 2 बन रही है, तो 20 × 2, आंसर क्या आ गया जी हमारा? हमारा आंसर आ गया जी 40 लाख। ठीक है जी। अब जीडीपी जो है वो हो गई है 20 से 40 लाख, तो आउटपुट की वैल्यू बढ़ गई ना। तो अब सवाल ये बनता है कि क्या ये इसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं, ये सवाल है। नो सर। नो, क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये हुई है कि जीडीपी तो बढ़ गई है, लेकिन ये बढ़ी है इन वैल्यू, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आपकी एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, नॉमिनल जीडीपी। एक और वर्ड भी इस्तेमाल होता है, मनी जीडीपी। एक ही बात है। ये इन दोनों का ताल्लुक होता है कि जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है उस पे जीडीपी कितना है। जो करंट मार्केट प्राइस पिछले साल थी और जो इस साल है, उस पे जीडीपी कितना है। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस। ये भी इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस। ये आपको ए लेवल इकोनॉमिक्स में भी हेल्प करेगा, करंट मार्केट प्राइस। ये नॉमिनल जीडीपी होता है। तो आप देखो तो जो करंट मार्केट प्राइस थी पहले 10 लाख, तो उस पे जीडीपी जो है वो 20 लाख है। अगले साल कीमतें बढ़ गई, तो अब करंट मार्केट प्राइस जो है वो 10 लाख से 20 लाख हो गई है। तो अब जो नॉमिनल जीडीपी है वो 40 लाख हो गया। तो हम ये कहेंगे कि यस, नॉमिनल जीडीपी और मनी जीडीपी हैज इंक्रीज्ड। ये तो बात सही है। लेकिन अगर मैं बात करूं रियल जीडीपी या रियल जीडीपी या रियल आउटपुट, एक ही बात है, क्योंकि जीडीपी जो है वो किसी भी कंट्री के आउटपुट को शो करता है ना। तो एक ही बात है, मैं रियल जीडीपी का वर्ड इस्तेमाल करूं या आउटपुट का। रियल जीडीपी क्या होती है? रियल जीडीपी होती है जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। मतलब
प्राइसेस के अफेक्ट को ये कंसिडर नहीं करता। प्राइसेस बढ़ेंगी भी तो ये कांस्टेंट प्राइस ही लेगा। तो अब अभी सोचो प्राइसेस जो है वो 10 लाख से 20 लाख हुई है, तो अब जीडीपी, रियल जीडीपी निकालते हुए आप 10 से 20 लाख तो करेंगे नहीं, 10 लाख ही करेंगे। अच्छा, तो अब ये जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस है, तो मुझे बताओ कि आउटपुट ये है, 2 गाड़ियां बन रही थी, अब भी 2 बन रही हैं, क्या आउटपुट बढ़ी? नो। तो अगर हम प्राइसेस को कांस्टेंट रखें और सिर्फ आउटपुट को देखें तो रियल जीडीपी को क्या हुआ है बताओ? सर रियल इट हैज रिमेन्ड द सेम। इट हैज रिमेन द सेम। तो वो जो आपको जीडीपी बढ़ी हुई नजर आ रही है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस लेवल या इन्फ्लेशन की वजह से, जिसको रियल जीडीपी में कंसिडर नहीं करते। तो आप ये प्राइसेस के इफेक्ट को नहीं लेंगे या एडजस्ट कर देंगे कि ये प्राइस वाला इफेक्ट हम नहीं लेंगे। हम सिर्फ देखते हैं कि अगर वैल्यू बढ़ती है आउटपुट की वजह से तो ही रियल जीडीपी बढ़ेगी और रियल आउटपुट बढ़ेगी, और उसी को इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो लिखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रियल इंक्रीज, वो इंक्रीज इन रियल आउटपुट है या इंक्रीज इन रियल जीडीपी है, तो उससे मुराद ये है कि सिर्फ आउटपुट में अगर इजाफा होगा तो ही रियल जीडीपी बढ़ेगी। अगर आउटपुट में इजाफा नहीं हो रहा, प्राइसेस में हो रहा है, तो रियल जीडीपी नहीं बढ़ेगी, नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाएगी, लेकिन नॉमिनल जीडीपी के बढ़ने को इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, रियल जीडीपी के बढ़ने को इकोनॉमिक ग्रोथ बोला जाता है, क्योंकि आउटपुट बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ना। मनी जीडीपी तो प्राइसेस के बढ़ने की वजह से है ना, वो हमें इन्फ्लेट हुआ हुआ नजर आ रहा है, बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, जबकि आउटपुट तो बढ़ी नहीं। अच्छा, अब मैं इस तरह एक और एग्जांपल लेता हूँ कि ईयर 1 है तो उसमें आप लेट से कि एक कंट्री, हम यही एग्जांपल लेते हैं, दो ही चीजें बनाता है, तो 20 लाख की गाड़ी है और वो 2 गाड़ियां बनाते हैं तो 40 लाख। ठीक है, ये अब ईयर 2 में क्या हुआ कि प्राइसेस जो है ना वो बढ़ गई, 40, 2 लाख से 4 लाख की एक गाड़ी हो गई, और गाड़ियां बन रही हैं 4। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? मैंने सॉरी 40 लाख लिख दिया वो, नहीं ठीक है, 2 लाख की एक गाड़ी बन रही थी ना, मैं ये दिखा रहा हूँ 2 लाख की, मैंने 20 लाख बोल दिया गलती से। गाड़ी जो है वो 2 लाख की एक बन रही थी पिछले साल, और 2 गाड़ियां बन रही थी, तो 4 लाख हमारे पास जीडीपी आ रहा था। अगले साल अब एक गाड़ी 4 लाख की बन रही, और गाड़ियां कितनी बन रही है? 4। तो हमारे पास आंसर क्या है बताएंगे आप? आंसर आया 16 लाख, यही है ना? क्यों भाई? जी सर। हाँ, अब तो हम क्या, मैं कहूँ कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है यार, इकोनॉमिक ग्रोथ तो बाद में होगी, रियल जीडीपी बढ़ा है, तो मैं कह सकता हूँ क्या रियल जीडीपी बढ़ी है? सर नहीं, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गई है। अच्छा देखो सकीना, प्राइस के बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि रियल जीडीपी नहीं बढ़ रही, आपने ये याद रखना है। हमने देखना होता है, हम प्राइस के फैक्ट को लेते ही नहीं है रियल जीडीपी में। मतलब अगर मैंने यहाँ पे मनी जीडीपी निकाल ली हो, मनी और नॉमिनल जीडीपी अगर मैंने ये निकाल ली है, फर्ज किया इसी एग्जांपल से, तो वो कितनी आ रही है हमें नजर आ रहा है भाई, डिफरेंस कितना है, फाइनल वैल्यू लेनी है ना, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी आउटपुट की चेंज को भी कंसिडर करता है, प्राइस के चेंज को भी कंसिडर करता है, दोनों को। तो ऑफ कोर्स ये कितना गैप आ रहा है? 12 लाख। हम कहेंगे नॉमिनल जीडीपी 12 लाख से बढ़ गई, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूँ रियल जीडीपी, तो मैंने आपको जैसे बताया रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइसेस भी होती है, तो वो कैसे निकालेंगे? आउटपुट तो बढ़ गई, 4 लाख की एक गाड़ी बन रही है, ठीक है, और गाड़ियां, अच्छा 4 लाख की बन रही है, लेकिन हमने 4 लाख नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि प्राइसेस के इफेक्ट को रियल जीडीपी नहीं कंसिडर करता, और अगर प्राइसेस बड़ी हो तो वो एडजस्ट करेगा,
उसमें से इन्फ्लेशन के फैक्ट को निकाल देगा। तो हम वही लेंगे 2 लाख। प्राइस के फैक्ट को नहीं लेता रियल जीडीपी, और आउटपुट के फैक्ट को तो लेता है ना 4। तो आंसर क्या है हमारे पास 8 लाख। इसका मतलब है कि जो रियल जीडीपी है वो कितनी बड़ी है। पहले वो, अगर ईयर 1 की बात करूं तो ईयर 1 में 4 लाख थी, और ईयर 2 में रियल जीडीपी 8 लाख हो गई प्राइस के इफेक्ट को निकालने के बाद। इसका मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई है, डबल हो गई। हम कहेंगे 50% इकोनॉमिक ग्रोथ है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ी है। 4 से 8 लाख रियल जीडीपी हो गई है, तो 4 लाख का इजाफा हुआ है रियल जीडीपी में। नॉमिनल जीडीपी में कितना इजाफा हुआ है? 12 लाख का, क्योंकि वो प्राइस के इफेक्ट को भी ले रहा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इसमें जरूर हुई है, लेकिन जो इजाफा नॉमिनल जीडीपी दिखा रहा है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं शो कर रहा। इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करती है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी तो 8 लाख बढ़ गई, सॉरी 4 लाख बढ़ गई, ठीक है ना, 4 से 8 लाख हो गई। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ परसेंटेज में होती है, परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। इस साल कितनी थी, पिछले साल कितनी थी, और इजाफा आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये हम इजाफा निकालेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो गई? 50%। पिछले साल जितनी इतनी होती नहीं है, बस एग्जाम्पल है ना, कि पिछले साल जितनी चीजें बनती थी इस साल उसमें 50% इजाफा हो गया, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ परसेंटेज। जी, मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ गई होगी। यस। ओके, अब हम जल्दी से देखते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखते हैं जी। अच्छा, जीडीपी। ओके, यानी कि अगर जीडीपी ऊपर को जाएगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। और कौन सी जीडीपी? रियल जीडीपी अगर बढ़े। नॉमिनल जीडीपी के बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। अच्छा, ये एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है? बताओ। नहीं सर। नहीं। सर अगर रियल नहीं बढ़ी तो फिर नहीं। हाँ, तो यही ना, तो नॉमिनल जीडीपी अगर बढ़ रही है तो हो सकता है रियल भी बढ़ रही हो। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया है, नॉमिनल जीडीपी 12 लाख से बढ़ी है, तो रियल जीडीपी तो 4 लाख से बढ़ी है ना। तो नॉमिनल जीडीपी का बढ़ने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि रियल जीडीपी नहीं बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही। हाँ, लेकिन उतनी नहीं हो रही होगी, ये बात तो पक्की है। उतनी रियल जीडीपी में इजाफा उतना नहीं हो रहा होगा जितना कि नॉमिनल जीडीपी में हो रहा है, या उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही होगी। लेकिन खाली अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है तो हम कहें जी इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही नहीं रही, ये जरूरी नहीं है। हमें आउटपुट देखनी पड़ेगी। अगर आउटपुट बढ़ रही है यानी कि रियल जीडीपी बढ़ रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, अदरवाइज नहीं। अच्छा, अब हम देखते हैं जी। अच्छा, अब जीडीपी को मैयर, रियल जीडीपी तो मैंने बता दिया आपको। अब जीडीपी मैयर करने के कई तरीके हैं, ठीक है। आउटपुट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। आउटपुट मेथड क्या होता है कि अगर आप जो है वो जितनी भी आउटपुट कंट्री में प्रोड्यूस होती है उनकी वैल्यू को जमा कर लें। मैं जरा ना ये नोट्स भी निकाल देता हूँ। ये तो जीडीपी तो हमने, अगर इसका हम डेफिनेशन देखें जीडीपी की, तो वो क्या है जी? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ गिवन टाइम पीरियड, यूजुअली अ ईयर, इज कॉल्ड जीडीपी। और इसको नेशनल आउटपुट भी बोलते हैं, इसको नेशनल इनकम भी बोलते हैं। नेशनल आउटपुट, ओहो किधर चले गए हम, यहाँ पे है। तो इसको हम नेशनल आउटपुट या इनकम भी बोल सकते हैं। ये अच्छा, एक मिनट, मैं इस पे लिख नहीं सकता, जस्ट अ मिनट। अच्छा, वो मैं दूसरे वाला जो वर्ड की फाइल है ना उसको खोल लेता हूँ। अच्छा जी, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने आपको वही बता रहा था, नेशनल आउटपुट, या इसको नेशनल इनकम भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये तो समझ आती है। अच्छा, यहाँ पे मार्केट वैल्यू लिखा है, तो ये हम
नॉमिनल जीडीपी की बात है ना, मार्केट वैल्यू तो किन की होती है, यानी कि जो उस वक्त प्राइस चल रही है उस वक्त चीजों की कितनी वैल्यू है, और उनको जमा कर लो। जितनी चीजें मुल्क में बन रही हैं उनको देखो कितनी है, और उनकी जो करंट मार्केट वैल्यू इस वक्त चल रही है ना, उसको ऐड कर लो, तो आपके पास जीडीपी आ जाएगी। ऑफ कोर्स ये नॉमिनल जीडीपी आएगी ना, आपने मार्केट वैल्यू जो देख ली करंट, हम उसी की बात कर रहे हैं, तो नेशनल इनकम आपकी आ रही है इस तरह से। और एक साल की नॉर्मली निकालते हैं। अच्छा, मेथड क्या है जी मैयर करने के? एक आउटपुट मेथड है, जैसे मैंने बताया कि आपने एक मुल्क में जितनी चीजें बन रही हैं फाइनल आउटपुट, ये जरूरी है। एक मुल्क में जितनी फाइनल आउटपुट बन रही है उनकी वैल्यू को जमा कर लो, आपके पास आउटपुट मेथड से जीडीपी आ जाएगी। अच्छा, ये वैसे डिटेल में ना ए लेवल में है, तो ओ लेवल में बहुत मैं थोड़ा ही बताऊंगा जितना कि टेस्ट किया जाता है स्टूडेंट इन द एग्जाम। अच्छा, तो लेकिन फाइनल क्यों लिखा है? फाइनल इसलिए लिखा है कि मुझे आप ये बताओ कि अगर मैं, जैसे मैंने कल भी एग्जांपल आपको दी थी कि अ, फर्ज किया कि आयरन ओर आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, आयरन ओर से आप स्टील बनाते हैं, स्टील की वैल्यू ऐड कर ली, स्टील से आप गाड़ी बनाते हैं, गाड़ी की वैल्यू ऐड कर ली, तो आपको नहीं लगता कि आयरन जो है वो तो 3 दफा ऐड हो गया, स्टील में भी काउंट हो गया, स्टील की जब प्राइस आपने कैलकुलेट की और ऐड किया, गाड़ी में भी स्टील है तो उसमें भी आयरन आ गया, तो वो भी ऐड हो गया। तो ये तो इसे बोलते हैं डबल काउंटिंग, आपने एक चीज को 2 दफा 3 दफा काउंट कर लिया। तो ऐसे नहीं करना, बेहतर है कि आप फाइनल जो प्रोडक्ट बन गई है जिसमें फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होनी, उसको, उसकी वैल्यू को ऐड करें, जैसे कि गाड़ी, उसकी वैल्यू को आप ऐड करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली स्टील की और आयरन की वैल्यू आ जाएगी खुद ही। इसी तरह कपड़े को ले लो आप, तो आप फाइनल अगर रेडीमेड गारमेंट्स की मार्केट वैल्यू को ऐड कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज आप अगर उसको भी ऐड करेंगे और उसके बाद जो आपका पीस ऑफ क्लॉथ था उसको भी ऐड कर रहे हैं, फिर आप उसमें जो थ्रेड बन रहा है उसको भी ऐड कर रहे हैं, फिर कॉटन को भी ऐड कर रहे हैं जो प्राइमरी सेक्टर में बनती है, तो ये काउंट हो जाएगी। इसे कहते हैं डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। तो इससे बचने का ये तरीका है कि आप सारी चीजों जो बन रही हैं उनको ऐड ना करें, वो उनसे जो फाइनल चीज बन रही है सिर्फ उसकी वैल्यू को ऐड कर लें, सारे ऑटोमेटिकली एक एक दफा काउंट हो जाएंगे, डबल नहीं होंगे। तो मैंने आगे यही बताया है लिमिटेशन में कि आप फाइनल आउटपुट को कंसिडर करें ताकि डबल काउंटिंग प्रॉब्लम से बच सके। और एक और तरीका ये है कि अगर आपने फाइनल चीज को नहीं ऐड करना, तो हर चीज हर स्टेज पे जो वैल्यू ऐड हो रही है ना, सिर्फ उसी को काउंट करें। मतलब ये है कि अगर फर्ज किया आपने कॉटन प्रोड्यूस की है और वो है फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की, 100 रुपए से आपने थ्रेड बनाया, तो थ्रेड की कीमत हो गई लेट से 200 रुपये, तो ऐड कितना हुआ, कितनी वैल्यू ऐड हुई? 100। 100। तो आपने सिर्फ 100 अब ऐड करना है, यानी कि आपने पहले 100 रुपए की कॉटन थी, तो कॉटन 100 रुपये आपने ऐड किया, उसके बाद आगे ये थ्रेड 200 का है लेकिन आपने 100 ही ऐड किया, क्योंकि थ्रेड 200 का इसलिए है क्योंकि उसमें कॉटन की 100 रुपया वैल्यू शामिल है, तो वो तो आपने कॉटन पहले ही शामिल कर लिया है। तो आप सिर्फ जो वैल्यू ऐड हुई है 100 के ऊपर, 200 ही है ना, 100 ऐड हुआ है तो 100 ही ऐड करेंगे। उसके बाद आपने थ्रेड से स्टिचिंग का काम किया, कपड़ा बनाया, वो फर्ज किया कपड़ा चला गया 600 पे, तो अब कितना ऐड हुआ? 400। तो अब सिर्फ 400 ऐड करेंगे, 600 पूरा ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि पीछे आप 400 ऐड करेंगे क्योंकि 100 रुपया आपका कॉटन का और थ्रेड का वो ऐड हो गया, वो ऐड पहले ही हुआ हुआ है। या आप ये भी कर सकते हैं, तो हर स्टेज पे जो वैल्यू ऐड हो रही है फिर उसको ऐड कर लें, सिर्फ एडिशन जो हो रहा है टोटल नहीं। तो ये इन दो तरीकों से आप जो इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, अदरवाइज वो वैल्यू आपकी जो है ना वो कहीं ज्यादा शो होगी। फिर इनकम मेथड आ गया, जितनी इनकम कमाई जा रही है मुल्क के अंदर आप उनकी वैल्यू को जमा कर लें। अच्छा, अब इनकम किन किन तरीकों से कमाई जाती है? वो ऑफ कोर्स इनकम कौन कमाता है? इनकम कमाते हैं ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में यूज होते हैं। तो अब ओनर्स को ले लेते हैं, पहले लैंड, लैंड का ओनर क्या मिलता है उसे? रेंट। रेंट, तो रेंट को ऐड कर लो। फिर लेबर, लेबर का ओनर उसको क्या मिलता है? वेज। वेज। फिर इसी तरह आपका जो है ना वो कैपिटल, कैपिटल का ओनर उसको क्या मिल रहा इंटरेस्ट। है? इंटरेस्ट। इसी तरह एंटरप्राइज, उसका ओनर क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट। तो ये यही है आपके चार चार मेजर तरीके जिससे इनकम
कमाई जाती है मुल्क के अंदर। तो इन चारों इनकम को आप जमा कर लो, इनकम को, वो प्रॉफिट को, रेंट को, इंटरेस्ट को, वेजेस को, तो आपके पास क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम आ जाएगी या जीडीपी आ जाएगी थ्रू इनकम मेथड। एक ये तरीका है। और इनकम मेथड से और आउटपुट मेथड से जो आप जीडीपी निकालेंगे ना, वो बराबर होगी। ये जरूरी है। वो जरूरी क्यों है, मैं चलो ये भी आपको बता ही देता हूँ। थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये देखो, फर्ज किया कि ना एक जूता बन रहा है, मैं यहाँ पे शूज बन रहे हैं, और एक जो पेयर है ना जूते का, वो बिक रहा है लेट से 2000 का। तो आउटपुट मेथड से तो आसान है, आप जमा कर लेंगे इस जूते की वैल्यू, यही होगा ना 2000 निकालते हुए, आउटपुट मेथड यूज करते हुए जीडीपी निकालते हुए। अगर आपने इनकम मेथड है तो उसमें तो आप देखेंगे जी, ये पेयर जो बना है जूते का, इसमें रेंट कितना लगा है, दिया आपने, वेजेस कितनी दी है, इंटरेस्ट कितना था, उस पे प्रॉफिट फिर कितना हुआ। तो मैं कहता हूँ जी, रेंट आपने फर्ज किया दिया 500 रुपया बनाने पे, वेजेस आपने दिया है 200 रुपया, इंटरेस्ट जो है ना वो आपने दिया है, फर्ज किया 400 रुपया। ठीक है जी। अच्छा, और प्रॉफिट आपको हुआ है 900 रुपये। तो आप इनको जमा करो, तो क्या ये प्रोडक्ट की वैल्यू के बराबर बनते हैं कि नहीं। यस। तो इसका मतलब है आप चाहे इनकम्स को जमा कर लो या आप आउटपुट की वैल्यू को जमा कर लो, आंसर तो एक ही आना। क्योंकि वो जो आउटपुट की वैल्यू है वो बननी इस तरह नहीं है, सारी इनकम, इनकम की अगर हम इनकम को ऐड करें तो वो यही वैल्यू बनती है। तो इसीलिए आउटपुट मेथड से निकाले, इनकम मेथड से निकाले, आंसर सेम आना है। तो एक ये तरीका है हमारे पास। अच्छा, इसकी लिमिटेशन है, आप सिर्फ वो इनकम ऐड करेंगे जिसके अगेंस्ट, वो इनकम जो अर्न की जा रही है जिसके अगेंस्ट कुछ प्रोड्यूस भी हो रहा है। मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स आप मुझे फी पे कर रही हो, तो इनकम तो मेरी जनरेट हो रही है, ठीक है, वो इनकम मेथड में काउंट होगी जीडीपी निकालते हुए। और आउटपुट भी प्रोड्यूस हो रही है कि मैं टीचर की सर्विसेज दे रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू भी ऐड होगी ऑफ कोर्स, यानी कि मेरी इनकम ऐड हो रही है। तो आप कहोगे कि मैंने सर की सर्विसेज कितने की खरीदी, ऐसे ही है ना, यानी कि मेरी सर्विस की मार्केट वैल्यू क्या है भाई, जितने की बिक रही है, तो वो सेम हो गई ना दोनों। लेकिन अगर कुछ कोई ऐसी इनकम कमाई जा रही है जिसके बदले में कोई गुड या सर्विस बन नहीं रही, तो उसको इनकम मेथड के थ्रू जीडीपी निकालते हुए ऐड नहीं किया जाता, वरना आउटपुट और इनकम मेथड से जीडीपी सेम नहीं आएगी। वो कैसे, ये देखो, वो कौन सी है, उसको बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। ऐसी इनकम जो कमाई नहीं गई, मतलब आपको मिल गई है, आपने उसके बदले में कोई गुड और सर्विस प्रोड्यूस ही नहीं किया। जैसे कि एग्जांपल्स है, क्या पेंशन, एक आदमी रिटायर, बंदा रिटायर हो गया, उसे पेंशन मिल रही है, पैसे तो मिल रहे हैं, वो सर्विस कोई गुड या सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है बदले में, नो। नहीं। एक स्टूडेंट है, वो फर्स्ट आया, टॉप किया उसने, तो गवर्नमेंट ने उसको कैश प्राइज दे दिया है, उसके बदले में उसने क्या करके दिया, पैसे तो उसे मिल गए, कुछ करके दिया नहीं। नहीं। अनअर्न्ड इनकम, पेंशन भी अनअर्न्ड इनकम। एक बंदा जितना अनएम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, तो वो उसके बदले में क्या कर रहा है, आपको पैसे मिल रहे हैं, कुछ नहीं, अपनी रोटी खा रहा है, प्रोड्यूस तो कुछ नहीं कर रहा। तो ये अनअर्न्ड इनकम है, इनको इनकम, क्योंकि अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा इनकम मेथड के थ्रू जीडीपी निकालते हुए, तो क्या इसके अगेंस्ट होगा, आउटपुट ही नहीं है। अब आउटपुट नहीं है तो फिर आउटपुट मेथड में ये वैल्यू ज्यादा शो होगी इतनी, और आउटपुट में ये वैल्यू नहीं होगी, तो जीडीपी दोनों की सेम नहीं है। तो इसलिए ये जीडीपी में काउंट नहीं होगी, क्योंकि जीडीपी का तो मतलब ही आउटपुट प्रोड्यूस करना है। तो अगर इनकम जनरेट हो रही है और आउटपुट नहीं बन रही, तो वो जीडीपी में कैसे आएगी, नहीं आनी चाहिए। तो ऐसी ऐसी चीजों को निकाल दिया जाता है, ऐसी इनकम को, इनकम हो रही है लेकिन हम उनको इनकम जीडीपी निकालते हुए ऐड नहीं करते।
अच्छा, फिर इसी तरह एक्सपेंडिचर मेथड है कि अगर आप सारे खर्चों को ऐड कर लें तो आपके पास जीडीपी आ जाती है। ये भी है, ये भी सही है। सारे खर्चों को ऐड करें। अच्छा, खर्चे कैसे करते हैं? खर्चे भाई किस पे करेंगे? चीजों पे ही करनी है। खर्चे चीजों पे ही करते हैं। तो चीज की जितनी वैल्यू है उतना ही खर्चा हो रहा है, तो बराबर हो गया ना काम। मैं अगर ये आपको एग्जांपल देता हूँ ऐसे, अभी मैं आपको एग्जांपल दी कि इनकम मेथड से जीडीपी जो निकालते हैं इनकम मेथड से, और आउटपुट मेथड से जो जीडीपी निकालते हैं, दोनों बराबर होती हैं। अब आगे साथ में कि एक्सपेंडिचर मेथड से निकालेंगे ना जीडीपी, तो तब भी बराबर ही होगा। कुछ चीजों का ख्याल जरूर रखना पड़ेगा। और वो क्या? वो कि एक्सपेंडिचर किस पे किया था? आउटपुट पे। तो अगर एक आउटपुट बन रही है, उसकी 2000 वैल्यू है ना, तो एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? 2000 ही हो रहा है। इनकम कितनी जनरेट हो रही है? वो भी 2000 ही हो रही है, तो बराबर ही आएगा ना। लेकिन एक्सपेंडिचर कौन सा? फाइनल। वही बात, आपने अगर कोई कॉटन खरीद रहा है, कोई थ्रेड खरीद रहा है, कोई पीस ऑफ अनस्टिच क्लॉथ खरीद रहा है, वो नहीं। वो तो फिर एक्सपेंडिचर बहुत दफा काउंट हो जाएगा। और फिर फाइनल रेडीमेड गारमेंट्स भी खरीद रहा है आउटपुट मेथड की तरह। तो एक्सपेंडिचर मेथड आपने सिर्फ फाइनल लेना है, जो फाइनल प्रोडक्ट जिसपे मजीद कोई प्रोसेसिंग नहीं होनी, उस पर जो खर्चा किया जा रहा है वो ऐड करना है। तो आपकी जीडीपी आ जाएगी, और तीनों मेथड से जीडीपी सेम मिलती है। ठीक हो गई बात? जी सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? नहीं सर। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आगे आगे हमारे पास रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। तो चूंकि मैं ये बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बता देना। आगे, जीडीपी क्यों निकाला जाता है, वजह क्या है इसकी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो हम देख रहे हैं यूज ऑफ जीडीपी स्टैटिस्टिक्स में। कि आप इसकी मदद से इकोनॉमिक पॉलिसीज बना सकते हैं। हमने पढ़ी है इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन सी होती हैं, बताओ जरा। फिस्कल एंड मॉनेटरी और एंड सप्लाई साइड। जी, तो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है ना, वो जीडीपी के लेवल को देख के बनाई जाती है। जैसे कि अगर आपने जीडीपी निकाला और आपको ये पता चला कि यार जीडीपी तो पिछले साल से कम आया है या बढ़ा नहीं है, जीडीपी स्टैटिस्टिक्स ये बता रहे हैं, तो आप कौन सी पॉलिसी इस्तेमाल करेंगे? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। वेरी गुड, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या सप्लाई साइड पॉलिसी, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं हो रही, तो ये आपको जीडीपी की स्टैटिस्टिक्स से पता चलता है। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट, इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब आप जीडीपी की स्टैटिस्टिक्स इकट्ठी करते हैं, तो आपको ये पता चलता है ना, कंज्यूमर गुड्स कितनी है, कैपिटल गुड्स कितनी है, किस सेक्टर में क्या बन रहा है। तो आपको ये भी पता चल जाता है कि किस सेक्टर में ज्यादा प्रोड्यूस करने की जरूरत है, कहाँ पर रिसोर्सेज ज्यादा एलोकेट करने की जरूरत है। यार प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर तो अच्छा जा रहा है, टर्शरी में बड़ा कम प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपको जीडीपी स्टडी से पता चलता है। तो फिर गवर्नमेंट फिर कोशिश करती है कि रिसोर्सेज ज्यादा एलोकेट किए जाएं सर्विस सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में, और उसके लिए ऑब्वियसली वो इंसेंटिव देती है जो भी करना होता है। या प्राइमरी सेक्टर बहुत लो हो गया है, फर्ज किया जहां से आपको फूड मिलता है, तो गवर्नमेंट फिर चाहेगी कि वहां पर रिसोर्स ज्यादा एलोकेट किया जाए। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट फिर कोई एक्शन ले सकती है, कोई इंसेंटिव दे सकती है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज को कम कर सकती है, वगैरह वगैरह। तो ये एक फायदा है। इसी तरह मैयर ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग, हाँ, जीडीपी से आप किसी भी कंट्री के स्टैंडर्ड लिविंग को मेजर कर सकते हैं। और ये दोनों पॉइंट्स ऑलमोस्ट एक जैसे करीब करीब हैं। हम कहते हैं अमेरिका, अमेरिका कैसा कंट्री है, बताओ। सर क्या? बहुत हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं। हाई लिविंग स्टैंडर्ड है। अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, क्यों कहते हैं? क्योंकि अमेरिका अमेरिका की जीडीपी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। यानी कि अमेरिका जितनी जीडीपी है उतनी किसी की भी नहीं। चाइना दूसरे नंबर पे आता है, जापान तीसरे नंबर पे आता है। अच्छा, चौथे पे जर्मनी है, पांचवे पे इंडिया आ गया, छठे पे यूके है, तो इस तरह करके चलता है। तो जीडीपी से आपको किसी भी कंट्री के लेवल का पता चलता है कि इनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। अच्छा, और प्रिसाइज करना हो तो आप जीडीपी पर कैपिटा निकाल लें। ये आपने ज्योग्राफी में जरूर पढ़ा होगा, जीडीपी पर कैपिटा कैसे निकालते हैं।
बताओ, नहीं पता? नहीं सर। जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। अगर जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाता है कि इनकम पर हेड कितनी है। ठीक है, ये आपको बताता है, इट शोज इनकम पर हेड पर ईयर। एक बंदा एक साल में कितना कमाता है। ठीक है जी, ये ऐसे पता चल जाता है। तो ये जरूरी है, ऐसे पता चलता है ना, जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान में ये जो जीडीपी पर कैपिटा है ये है को तकरीबन अराउंड 3000। तो अगर मैं जापान से मुकाबला करूं तो वहां तो है ऑलमोस्ट $50,000। तो $3,000 एक बंदा कमाता है एक साल में पाकिस्तान में, ऑन द एवरेज जीडीपी पर कैपिटा बता रही है। तो जापान में $50,000। तो क्या पता चलता है इससे? सर जापान के लिविंग स्टैंडर्ड्स ज्यादा हाई हैं। हाँ जी, बिल्कुल, उसमें शायद बहुत हाई है, तो $50,000 कहाँ, और आप दो $2,500 या $3,000 कहाँ, बहुत जमीन आसमान का फर्क हो गया। तो आप ये जज कर सकते हो जीडीपी का, स्टैटिस्टिक्स का ये फायदा। फिर बात आगे आ गया इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ को हम आपको आउटपुट से हमने कहा कि शो करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ को दो तरीकों से शो कर सकते हैं और मैं ये दोनों तरीके आपको बताने लगा हूँ। यहाँ पे नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, ये हम इसको जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ हमने, अगर ये मैं इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छा, ये दो तरह की होती है। एक होती है एक्चुअल ग्रोथ। इसको शॉर्ट टर्म भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म ग्रोथ। और एक होती है पोटेंशियल ग्रोथ। ठीक है, पोटेंशियल ग्रोथ। और इसको ना हम लॉन्ग टर्म भी बोलते हैं। दोनों में फर्क क्या है कि मैं यहाँ पर डायग्राम एक बना रहा हूँ और मैंने ये पीपीसी बनाया है। आपको पता है पीपीसी क्या शो करता है? क्या करता है शो पीपीसी? सर पोटेंशियल ऑफ द कंट्री टू प्रोड्यूस। पोटेंशियल ऑफ द कंट्री टू प्रोड्यूस, बिल्कुल सही, पोटेंशियल शो करता है। अब मैं अगर ये करूं कि एक पॉइंट यहां ले लूं और यहां से मूवमेंट हो रही है इधर को या इधर को, इसको क्या बोलते हैं? ये क्या हो रहा है? जब मैं पीपीसी की डायग्राम में कोई पॉइंट लोकेट कर लूं, इसका मतलब है मैं आउटपुट की बात कर रहा हूं, अब पोटेंशियल की नहीं कर रहा। पोटेंशियल तो वो लाइन दिखा रही है ना पीपीसी की। जब पॉइंट लोकेट कर ले वो आउटपुट है। तो ये इसको बोलते हैं मूवमेंट मूवमेंट टूवर्ड्स द पीपीसी। और इसको बोलते हैं एक्चुअल ग्रोथ, कि आउटपुट में इजाफा हो रहा है और कंट्री अपने पोटेंशियल की तरफ जा रही है। जो कंट्री का पोटेंशियल है, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, उसकी तरफ जा रही है। आप तीनों डायरेक्शन में देख लो, जा तो पीपीसी की तरफ ही रहे हैं ना। तो इसका मतलब है कि एक्चुअल ग्रोथ हो रही है। इसको मूवमेंट टुवर्ड्स द पीपीसी। अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसी में साथ ही। ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट ये है और इधर को मूवमेंट हो रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द पीपीसी। लेकिन इससे ग्रोथ कोई नहीं हो रही। वजह, क्योंकि भैया एक चीज बनाओगे दूसरी छोड़नी पड़ जाएगी। बहरहाल मैं इसको भी, ये मूवमेंट अलोंग द पीपीसी है, लेकिन पीपीसी पे आप पहले भी फुल कैपेसिटी पे थे, अभी फुल कैपेसिटी पे, ऐसे ही है ना। यस। यानी कि आप आउटपुट उतनी बना रहे हैं जितनी कैपेसिटी है, दोनों में वही है। तो इसमें कोई नहीं करा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही। जब आप नीचे से जाते हैं ना टुवर्ड पीपीसी, तब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अच्छा, अब अगर मैं ये करता हूं कि पीपीसी को शिफ्ट कर देता हूं, अब क्या हुआ? आउटपुट तो नहीं बढ़ी अभी, क्या पोटेंशियल बढ़ गया? यस।
हाँ, जब पोटेंशियल बढ़ गया तो ये है पोटेंशियल ग्रोथ या लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि पोटेंशियल बढ़ गया तो आप ज्यादा लंबे अरसे तक ग्रोथ जारी रख सकते हो। ये जो शॉर्ट टर्म वाली है, जो नीचे मैंने बनाई है यहाँ पर, ये तो शॉर्ट टर्म क्यों है? क्योंकि एक लेवल आएगा जब आप पोटेंशियल पे पहुंच जाओगे, तो उसके बाद मजीद तो आप फर्दर ग्रोथ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर लिया। आप पहुंच गए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। तो ये जो 2 पॉइंट मैंने लिए हुए हैं, ये फुल एम्प्लॉयमेंट को शो कर रहे हैं। तो अगर आप पोटेंशियल ग्रोथ भी जारी रखोगे और पीपीसी आगे को जाता जाएगा, तो आपकी ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। तो लॉन्ग टर्म में भी आप ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कैपेसिटी भी साथ साथ बढ़ती है। समझ आई बात की? जी सर। अच्छा, ये फर्क है एक्चुअल ग्रोथ और पोटेंशियल। पेपर में अगर सवाल आ जाए कि पीबीसी की डायग्राम से, जो कि आया भी हुआ है, पीबीसी की डायग्राम से शो करें इकोनॉमिक ग्रोथ को, तो आप चाहे शिफ्ट वाला दिखा दें या आप ये मूवमेंट टुवर्ड्स द पीबीसी एक्चुअल ग्रोथ वाला दिखा दें, दोनों आंसर सही कंसिडर किए जाएंगे, क्योंकि दोनों को इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। ठीक होगी जी बात ये? जी सर। अच्छा, अब ये मैंने यहाँ डायग्राम बना के यही दिखाया हुआ है। ये तो मैंने पोटेंशियल ग्रोथ ही दिखाई हुई है, ठीक है। और साथ ये तो आपको ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ की कैसे जाए? चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ वो पोटेंशियल वाली हो, चाहे वो एक्चुअल वाली हो, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे की जाए, सवाल ये है, ठीक है। अच्छा, अब इस पे बात करते हैं। लेकिन आज मेरे ख्याल में मजीद और बात मैं नहीं करूंगा। आज इतना ही ठीक है। और इसको फिर हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं कि अगली क्लास में हम इसको खत्म कर देंगे। ठीक है जी। ओके सर। खुदा हाफिज।